नमस्कार। कभी ये सोचा है कि इतना बड़ा, इतना विविध देश आखिर चलता कैसे है? मतलब कुछ नियम तो होंगे ना जो सबको एक साथ बांध कर रखते हैं। आज हम भारतीय संविधान के पार्ट्स यानी उसके भागों की बात करने वाले हैं। और देखिए, ये सिर्फ कुछ चैप्टर्स नहीं है, ये तो वो ब्लूप्रिंट है, वो नींव है जिस पर हमारे पूरे देश की इमारत खड़ी है। तो चलिए इस सवाल से शुरू करते हैं कि आखिर एक देश बनता कैसे है, मतलब बिल्कुल स्क्रैच से। जाहिर है इसका जवाब उस देश की सबसे जरूरी किताब में मिलेगा, उसके संविधान में। यही वो दस्तावेज है जो कदम दर कदम हर चीज की नींव रखता है। तो संविधान के ये भाग या पार्ट्स असल में हैं क्या? इन्हें आप लॉजिकल चैप्टर्स की तरह समझ सकते हैं। हर चैप्टर देश के एक एक हिस्से को शेप देता है। इन्हें समझना एक तरह से भारत की कहानी को पढ़ने के लिए उसकी ABCD सीखने जैसा है। एक बार ये समझ आ गया तो फिर पूरी कहानी अपने आप खुलने लगती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए अगर कोई देश बनाना हो तो सबसे पहला सबसे लॉजिकल स्टेप क्या होगा? जाहिर सी बात है, पहले उसकी सीमाएं तय करनी होंगी। पहले जमीन, उसके बाद ही तो उस पे कोई कहानी लिखी जाएगी। और हमारे संविधान का पार्ट 1 बिल्कुल यही काम करता है। ये भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स यानी राज्यों का संघ बताता है और उसकी सीमाओं को पक्का करता है। आज जो हम भारत का पॉलिटिकल मैप देखते हैं ना, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसकी बुनियाद यहीं इसी भाग में रखी गई है। चलिए ये तो हो गया, अब देश का नक्शा तो तैयार है। तो अगला सवाल क्या आता है मन में? भाई इस जमीन पे रहेगा कौन? यहाँ के लोग कौन होंगे? उनका स्टेटस क्या होगा? और सबसे जरूरी बात, उनके अधिकार क्या होंगे और देश के लिए उनके कर्तव्य क्या होंगे? इसका जवाब मिलता है पार्ट 2 में, जो सिटीजनशिप यानी नागरिकता के बारे में है। यही हिस्सा ये तय करता है कि कौन भारतीय है और किसे भारतीय माना जाएगा। तो देखें कितना लॉजिकल है। पहले जमीन तय हुई और अब उस जमीन पर रहने वाले लोग। अच्छा, अब जब नागरिक भी तय हो गए तो उन्हें कुछ ऐसी गारंटी भी तो देनी होगी जो उनसे कोई छीन न सके। यहीं पर आता है संविधान का सबसे जरूरी हिस्सा, पार्ट 3, फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार। ये वो अधिकार हैं जो एक आम नागरिक को सरकार की ताकत से बचाते हैं, जैसे बराबरी का हक, बोलने की आज़ादी और जीने का अधिकार। दिलचस्प बात यह है कि पहले 7 मौलिक अधिकार थे, पर अब 6 हैं। जो संपत्ति का अधिकार था उसे बाद में एक लीगल राइट बना दिया गया। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए हुआ ताकि सरकार जमींदारी खत्म करने जैसे बड़े सामाजिक और आर्थिक सुधार लागू कर सके। अब ये जो चीज़ है ये बहुत ही दिलचस्प है। ये दिखाती है कि हमारा संविधान एक तरह का 2 वे सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब एक तरफ है पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। आसान भाषा में कहें तो ये सरकार के लिए एक गाइडबुक है कि उसे लोगों की भलाई के लिए और एक न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ है पार्ट 4A, जिसमें है फंडामेंटल ड्यूटीज यानी नागरिकों के कर्तव्य, जो हमें याद दिलाते हैं कि देश के लिए हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। कितना शानदार बैलेंस है ना? तो अब तक हमने जमीन तय कर ली, लोग तय कर लिए और उनके अधिकार और कर्तव्य भी देख लिए। अब इस पूरे देश को चलाने के लिए एक मजबूत मशीनरी तो चाहिए है ना? तो चलिए अब केंद्र सरकार के स्ट्रक्चर को समझते हैं, जो हमारे संविधान का सबसे बड़ा और सबसे डिटेल्ड हिस्सा है। संविधान का पार्ट 5 इसी मशीनरी का पूरा ब्लूप्रिंट है। ये केंद्र सरकार के 3 सबसे बड़े स्तंभों को खड़ा करता है। पहला, एग्जीक्यूटिव यानी राष्ट्रपति और सरकार, जिनका काम है कानूनों को लागू करना। दूसरा, लेजिस्लेचर यानी हमारी संसद, जिसका काम है कानून बनाना। और तीसरा, जुडिशरी यानी हमारा सुप्रीम कोर्ट, जिसका काम है उन कानूनों की रक्षा करना। अब भारत की असली खूबसूरती इसके फेडरल स्ट्रक्चर में है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि जैसी पावरफुल गवर्नमेंट मशीन केंद्र में है, ठीक वैसी ही एक पैरेलल मशीन राज्यों में भी काम करती है। और हमारा संविधान ये पक्का करता है कि ये पूरा मॉडल देश भर में एक जैसा ही चले। और ये स्लाइड इस बात को एकदम शीशे की तरह साफ कर देती है। पार्ट 6 जो है वो राज्य सरकारों के बारे में है। और आप देखिए, ये बिल्कुल एक मिरर इमेज, एक दर्पण छवि जैसा है। जैसे सेंटर में प्रेसिडेंट, वैसे ही स्टेट में गवर्नर। सेंटर में पार्लियामेंट, तो स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर। और नेशनल लेवल पर सुप्रीम कोर्ट, तो स्टेट लेवल पर हाई कोर्ट्स। एकदम पैरेलल सेटअप। बहुत बढ़िया। तो अब सरकार का ढांचा भी तैयार है, लेकिन इसे डे टू डे चलाने के लिए एक सिस्टम भी तो चाहिए। इसे आप देश का ऑपरेटिंग सिस्टम या OS कह सकते हैं।
ये वो सिस्टम है जो फाइनेंस, इलेक्शंस और इमरजेंसी जैसी जरूरी चीजों को संभालता है। संविधान के आगे के पार्ट्स इसी ओएस को सेटअप करते हैं। जैसे पार्ट 12 देश के फाइनेंस यानी पैसे और संपत्ति का हिसाब किताब देखता है। पार्ट 15 ये पक्का करता है कि हमारे चुनाव फ्री और फेयर हों। पार्ट 18 देश को किसी भी इमरजेंसी से निपटने की ताकत देता है। और हाँ, पार्ट 20 जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये संविधान को ही वक्त के साथ बदलने और इवॉल्व होने की ताकत देता है। तो सवाल ये है कि इन सारे पार्ट्स को समझना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये पार्ट्स असल में भारतीय संविधान की ABCD हैं। इन्हें जाने बिना आप भारत की पूरी कहानी को, उसके सिस्टम को समझ ही नहीं सकते। और ये ज्ञान आपको सिर्फ एक दर्शक नहीं, बल्कि एक इन्फॉर्म्ड और एम्पावर्ड सिटीजन बनाता है। और आखिर में एक सवाल सबके लिए छोड़कर जा रहा हूँ। जैसे जैसे हमारा देश बदल रहा है, इवॉल्व हो रहा है, इस महान कहानी का कौन सा चैप्टर यानी संविधान का कौन सा पार्ट आज हमारे भविष्य के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है? इस पर सोचिएगा जरूर।